लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा था, है ना। जीरो ऑर्डर का सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। जीरो ऑर्डर का जनरल इक्वेशन बता दिया था, क्या आया था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। हाफ लाइफ पीरियड कितना आया था, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, है ना। उसके बाद फिर हमने और क्या बात करी थी, टी 100% कितना आया था, ए नॉट बाई के, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, है ना। तो चालू करते हैं, हेडलाइन दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडलाइन दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हो गया। देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं हमें डिराइव करना है जनरल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हमने एक सिंपल रिएक्शन कंसीडर किया है, दैट इज ए गोज टू बी, ठीक है। टी बराबर 0 टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए नॉट, ठीक है। और यहाँ बी कितना होगा 0, और टी बराबर टी टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा ए टी, है ना। अगर आप इसके मोल्स ए मानेंगे तो ये क्या होगा ए माइनस एक्स, ठीक है। और ये कितना मोल बन रहा होगा एक्स मोल, क्लियर है। देखिए फ्रॉम रेट लॉ अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे आर दैट इज इक्वल टू के एंड ए टू द पावर 1, ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमने पहले ही माना इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में ऑब्वियसली एक ही ऑर्डर तो होगा, बात खत्म। अच्छा इसके लिए अगर हम डिफरेंशियल लॉ लिखे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी एंड दिस होल इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसे 2। 1 और 2 से हम दो चीज़ों को बराबर कर देंगे, दिस एंड दिस, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हैं। और यहीं से हम लोग क्या निकालना की कोशिश करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल इक्वेशन जैसे हमने निकाला था ना जीरो ऑर्डर के लिए, लास्ट क्लास में हमने निकाला था ना जीरो ऑर्डर के लिए, दैट इज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए जनरल इक्वेशन था ना, आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, किसी के लिए भी लगा सकते हैं, है ना, सेम टू सेम। चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़े। हो गया, आइए देखिए इधर अगर हम रेट लॉ से दोनों को बराबर कर दें तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू के एंड ए टू द पावर 1। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद जरा इत्मीनान से समझिएगा, स्पेशली मेडिकल वाले बच्चे, है ना, क्योंकि थोड़ा मेडिकल टर्म थोड़ा मैथमेटिकल टर्म आएगा, तो इत्मीनान से समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों एक जात वाले को एक साथ कर रहे हैं, अगर मोटा मोटी बोले अपने भाषा में, तो क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति। ये हमने निकाला था इंस्टेंटेनियस रेट लॉ, लेकिन इंस्टेंटेनियस से हम जनरलाइज एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो आइए कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक बताइए, टी इज इक्वल टू 0 से लेके, बहुत अच्छे, सॉरी टाइम इधर था ना, टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल्स टू टी तक। और यहाँ पर टी बराबर 0 पे कंसंट्रेशन कितना था, बोलो यार, ए नॉट, और टी बराबर टी पे कंसंट्रेशन कितना था, ए टी, ठीक है। अब जरा क्या आप मुझे इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं, एल एन ए, बिल्कुल सही। देखिए ध्यान रखिएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, एंड दिस इज इक्वल टू एल एन एक्स। एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ए ना, है ना। तो यानी कि ये किसका एल एन हो जाएगा, बताइए भाई, एल एन ए। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई ए, अगर आप इसे 1 कर दूं तो 1 बाई ए नहीं हो गया ये, ठीक है ना। ओके सो एल एन है, और लिमिट कहाँ से कहाँ, ए नॉट से लेके, बहुत अच्छा, और फिर दिस इज इक्वल टू के टी। क्या इसमें कोई दिक्कत, एक दिक्कत है, ये माइनस छूट गया हमारा। बोलिए अब सही है, यहाँ तक आपको समझ में आया ना, ठीक है। अब जरा बताइए, इसको मैं ऐसा लिख दूं अगर एल एन ए टी
माइनस एल एन ए नॉट, और माइनस का साइन बाहर रह दूँ तो कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, तुम लोग तो बहुत होशियार हो यार। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल एन ए टी और प्लस ऑफ, एंड दिस इज इक्वल टू, यानी कि क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, एल एन ए नॉट बाई ए टी, माइनस साइन है ना, माइनस डिवीजन में चला जाता है ना, लॉग में, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू के टी। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन इस तरीके में प्रॉब्लम ये है कि आप जो लॉग यूज करते हैं वो एक्सपोनेंशियल, ये जो है वो ये बता रहा होता है नेचुरल लॉग को, और नेचुरल लॉग में हमारा बेस कौन होता है, एक्सपोनेंशियल, है ना, और एक्सपोनेंशियल वाले की वैल्यू हमें उतनी नहीं पता होती है। आप जो यूज करते हैं वो किसकी यूज करते हैं, लॉग 10 बेस, किसका, लॉग 10 बेस। तो आप किसी भी ln x को डिवाइड कर दे किससे, 2.303 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, log 10 बेस x में। ये बोनस फार्मूला है ना, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोले समझ में आया? हाँ, आप लोग अपियरिंग हो ना 12th में, तो जरा इत्मीनान से समझिएगा, आपको आता है इसका प्रूफ। जीरो ऑर्डर का प्रूफ कभी नहीं पूछेगा, उसे मालूम है कि इसे प्रूफ करना बहुत आसान है। वो हमेशा कभी जब कभी पूछेगा तो क्या पूछेगा, फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछेगा प्रूफ आपका, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे फंसेंगे यहीं, क्योंकि यहीं पे आपसे मिस्टेक होगी, किसमें, गणित में, मैथमेटिक्स में। अच्छा, ये जो ln है ये थोड़ा ऐसे लिखना चाहिए था, है ना, ये दोनों पे है। बोलिए क्या है आपको समझ यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, नोट कर लिए, हमने जो निकाला ये एक्सप्रेशन, ये किस में निकाला, ln के टर्म में, लेकिन ln के टर्म में हमारा काम नहीं चलेगा, नेचुरल लॉग के टर्म में, है ना, ठीक। तो इसे हम मॉडिफाई करेंगे, किससे डिवाइड कर दें हम, 2.303 से, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड कर दें हम, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ln ए नॉट बाई ए टी, एंड दिस इज इक्वल टू के टी, दिस होल इज डिवाइडेड बाई 1/2.303, एंड इधर इस साइड भी 2.303। बोलिए कोई दिक्कत? इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, कौन सा, दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दिया भाई, दोनों साइड हमने क्या किया, 2.303 से डिवाइड कर दिया, और ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इसका जो नेचुरल लॉग है वो किस में चेंज हो जाए, बेस 10 में। अब समझ में आया? ओके, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, बेस 10 में। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट बाई, है ना, एक्चुअली इसकी लिखने की जरूरत भी नहीं है, लॉग का मतलब ही होता है। तो लॉग ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई 2.303। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टी, तो क्या बोलेंगे, 2.303 बाई के एंड लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। अगेन 80 यहाँ पे कौन सा कंसंट्रेशन है, 80 रिमेनिंग कंसंट्रेशन, भूल गए, बचा हुआ जो खर्च हुआ वो नहीं, मैंने बताया था ना, मतलब अगर 60% रिएक्शन में खर्च हो गया तो 80 में क्या रखेंगे, 40, है ना। अगर कोई कहे टी 50% तो 80 का वैल्यू क्या होगा, 50 कंज्यूम हो गया तो 50 बना होगा, है ना। अगर कोई कहे टी 75% तो यहाँ पे क्या रखेंगे, है ना। इसमें आता है प्रूफ आपके T50, T75, T87.5 एंड T99.5, ठीक है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है, उसे आप चाहें तो नहीं भी याद रख सकते। बोलिए समझ में आया? आगे बढ़े, लिख लिए क्या, इधर हो गया, इधर, है ना। अगेन मैं फिर से इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी थोड़ी ज़रूरत है। देखिए, इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन, इसी को करेक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। हमने लिखा था ln ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी, है ना, ठीक है। नेचुरल लॉग का उल्टा कौन होता है, एक्सपोनेंशियल, है ना। तो अगर आप दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई ए टी, जरा ठीक से समझिएगा वरना खुद से जब घर पे प्रूफ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी। हमने क्या किया, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया, इस साइड जब मैं लूंगा एक्सपोनेंशियल तो ये दोनों जानी दुश्मन
तो खत्म, है ना। और ये पावर पे चल रह जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? क्या मेरी बात आपको समझ में आई अब, है ना? ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो एक दिक्कत आएगा, ए नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 80। तो मैं इसे थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ए नॉट अपॉन ई, ए नॉट इज अपॉन ई टू द पावर के टी एंड दिस इज इक्वल टू 80। सो क्या हम इसे ऐसा लिख दें? अगर मैं इसे ऐसा लिखूंगा तो पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो बस एक और एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, है ना। देखिए हमने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों लाया? क्योंकि हम लाना चाह रहे थे कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में लाना चाह रहे थे, दैट्स वाई, है ना। वरना ये इससे भी काम चल जाता, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए हमने इसको रीअरेंज कर दिया। बोलिए समझ में आया? क्लियर है? चलिए नोट करिए फिर। देखिए अब आपसे कहा जाएगा ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम टी। तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी कैसा ग्राफ चल रहा है? एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल में भी कैसा? डिक्रीजिंग, है ना। आप चाहें तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, एट टी बराबर 0 पे ए टी क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस के टी ना, और यानी कि ये कितना हो जाएगा? पावर 0 हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा ना, बोलो, है ना। तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किस टाइम पर? टी बराबर 0 पर, बोलो हाँ या ना। और दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं? दूसरे पॉइंट के लिए हम ए टी इक्वल्स टू 0 करेंगे, ए टी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो ए टी 0 होने के लिए, अरे कितना गप करते हो भाई, इस बार लड़कियों साइड से आवाज़ आ रही है, इस साइड से, मेंटेन द डेकोरम, है ना। देखिए अगर दो इंडिविजुअल का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा, है ना। अच्छा ये 0 हो नहीं सकता, इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ तो आपने लिया होगा ना भाई, एम आई क्लियर। तो अब कौन सा टर्म 0 होगा? यानी कि ई टू दी पावर माइनस के टी इक्वल्स टू, यानी कि 1 बाई ई टू दी पावर के टी इक्वल्स टू 0, यानी कि टी इज इक्वल टू इन्फानाइट। इन्फानाइट होगा तभी ना 0 आएगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन 0 कभी भी नहीं होगा, इन्फानाइट टाइम में 0 हो रहा है ना। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर एवर कंप्लीट, जो मैं शुरू से कहते आ रहा था, याद है मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो रही है, यानी कि उसका एटी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमेशा कंसंट्रेशन बचा रहेगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है आज के सिनारियो में, कोरोना वायरस का नाम तो सभी ने सुना होगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का परफेक्ट एग्जांपल है बैक्टीरियल डीके एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब बैक्टीरिया का डीके और बैक्टीरिया का ग्रोथ किस ऑर्डर को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर को। यानी कि अगर आप बैक्टीरिया को मारना भी चालू कर दें तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया 0 कब होगा? इनफाइनाइट टाइम पे। दैट्स वाई डॉक्टर लोगों ने आपको सजेस्ट किया था कि अब आपको कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि इसका एंड नहीं हो सकता। याद आया? शुरुआत में बोला था कि एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वो तो लोगों को दिलासा दिया गया था, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बोला गया था? क्या आपने कभी नोटिस किया है डिटॉल के एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा रहता है 99 पॉइंट, तो आपके मन में तो यही इच्छा आ रही होगी कि क्यों ना इसे 100 कर दें, एक कीटाणु बच ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन आप नहीं कर सकते। लॉजिक, द डीके एंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर एवर कंप्लीट। इसीलिए एक बार इन्वायरमेंट में जो वायरस आ जाता है वो वायरस कभी भी डीके नहीं होता है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, घर पे जाके गूगल करिएगा चेरनोबिल, है ना। रसिया में एक प्लेस है चेरनोबिल, है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज वहां पे लीक हो गई थी। वहां के न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक हो गई, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस ऑर्डर को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर को। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव हो गया तो वो रेडियो एक्टिविटी हटाने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम। यानी कि एक्चुअली बोला जाए तो आप उसे हटा ही नहीं सकते। दैट्स वाई वो जो पूरा इलाका था ना चेरनोबिल का, और उसके अगल बगल के गांव के लोग सबको जिंदा छोड़ दिया गया था।
मान लीजिए आप उसे इवैक्यूएट भी कर लेते हैं तो वो दूसरे को रेडियो एक्टिव बना देते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब आप छुएंगे तो आप में भी आएगा ना रेडियो एक्टिविटी का कुछ प्रोसेस। रेडियो एक्टिव होता है स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ लार्ज एटम्स। लार्ज एटम्स जब अपने साथ स्पॉन्टेनियस डीके लाती है तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल रेज निकलती है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और वो कैंसरस होता है एक्चुअली, है ना। दैट्स वाई आपको डॉक्टर्स बार बार एक्सरे कराने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो भी रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही आता है थोड़ा बहुत पार्ट, है ना। आप देखेंगे कि डॉक्टर जल्दी किसी को एमआरआई स्कैन नहीं लिखता, है ना, वो भी इसी वजह से। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप गए चेरनोबिल, है ना, और आपको दया आ गया था, आप लोगों को निकाल के लेके चले आते, है ना। तो मान लीजिए कि ये आ गया, इसको जो छुआ सब का सब खत्म, सबको कोरोना हो जाता, मतलब कैंसर हो जाता रेडियो एक्टिविटी के संपर्क में आने की वजह से। तो पूरा का पूरा शहर नहीं, पूरा का पूरा देश तबाह हो सकता था। तो इसीलिए इस सर्टेन एरिया को बैन कर दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि अभी तो नहीं, 2-3 हज़ार साल के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी रेडियो एक्टिविटी इतनी लो हो जाएगी कि फिर से ये रहने लायक शायद हो पाएगा, शायद, है ना। गूगल करना मिल जाएगा चेरनोबिल। दैट्स वाई रेडियो एक्टिविटी अलग है, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन अलग है। एनीवे, तो अगर हम ग्राफ खींचे रिमेनिंग कंसंट्रेशन का और किसका, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम 0, यहाँ पर टाइम 0 है ना बाबू, मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। टाइम 0 पर क्या थी वैल्यू, AT = A0, तो यहाँ पे A0 था ना, और उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0 हो गई, जो कि कभी होगा नहीं। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर एवर कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। और मैथमेटिकल टर्म्स में अगर बात कर लें थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इस लाइन को आप किसके नाम से जानते हैं? अरे एसिम्पटोट बोलते हैं, एसिम्पटोट, पैरेलल, है ना, पैरेलल टू नेवर एवर कंप्लीटेड। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं 99.9% भी अगर हो गया तो हम ऐसा कह देंगे कि रिएक्शन गॉट कंप्लीटेड, है ना, क्योंकि यार 99.9 हो गया तो हम मान लेंगे कि खत्म हो गया। थोड़ा बहुत है तो है, क्या ही कर सकते हैं, है ना, इतना दुख तो झेलना ही पड़ेगा। आइए नोट करिए। अच्छा, 0 ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है क्या? हो सकता है, आप उसको 100% कर सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं हो पाएगा एग्जैक्टली, लेकिन ये तो कभी भी नहीं होगा, ये तो कभी भी नहीं होगा। अच्छा, 0 ऑर्डर के लिए कैसा आ रहा था ग्राफ हमारा? डिक्रीजिंग लाइन, भूल गए? अभी से ही कॉपी पलट रहे हो? अरे एक दिन पहले बताए थे भाई, याद आया? ठीक है, बोलिए समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर एवर कंप्लीटेड। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर एवर कंप्लीटेड, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर एवर कंप्लीटेड, है ना, यानी कि इसका T 100% कभी भी डिफाइन नहीं होगा, है कि नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको याद रखने हैं, इससे सवाल आते ही आते हैं। पहला बताओ, अभी 1-2 आपको बताया था, कौन सा है? रेडियो एक्टिव डीके, किस ऑर्डर को फॉलो करता है? दूसरा, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, दोनों ही। हाँ, मतलब बैक्टीरिया को अगर मारना भी है तो वो कोई सर्टेन ऑर्डर फॉलो करेगा ना, है ना, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड decomposition of H2O2 and N2O5, एंड फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर किसे कहते हैं? फॉर्मूला बताओ। नहीं, C6 नहीं, C12, ध्यान आया? ये है केन शुगर। और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब होता है कि जैसे आप जब, हाँ, आपने जब केन शुगर खाया तो वो 2 चीज़ों में टूटेगा, किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना, और ये होता है C6H12। और अगेन, है ना, आपके दिमाग में आएगा सर इस एक ही फार्मूला को 2 बार क्यों लिख दिए? क्योंकि इसी को आप कहते हैं एक बार ग्लूकोज और एक बार फ्रक्टोज, है ना। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है
ये एक्चुअली वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस में भी होता है, ठीक है। मतलब आप केन शुगर खा के डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, पानी का कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आपको लगेगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसे ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप केन शुगर को जलाएंगे तो क्या मिलेगा? अगर आप केन शुगर को जलाएंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा पहले नोट करो। हाँ, केन शुगर को जलाएंगे तो क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, पानी। पानी पानी उड़ जाएगा। कौन बोल रहा था पानी मिलेगा? देखिए इधर, अरे इधर देखो, इधर एक सेकेंड, क्या ये वही है? तो अगर आप गर्म करेंगे तो क्या उड़ जाएगा और फिर क्या मिलेगा? काला टीका, कार्बन ही तो मिलेगा। तो बस बचेगा क्या? काला टीका। घर पे जाना है ना, आज एक काम करना, घर पे जाना, एक कटोरी लेना और उसमें चीनी डाल देना और उसे जलने देना। जलने के बाद ऐसा नहीं कि लिक्विड में आ जाए तो छोड़ देना, है ना। लिक्विड जलने के बाद लिक्विड में आएगा ही, क्योंकि वाटर से है ना वो भी, है ना। आप उसे छोड़ दीजिए, तब तक छोड़ दीजिए जब तक वेपराइज ना हो। फिर लास्ट में क्या मिलेगा? काला टीका और मम्मी का बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपने बहुत गैस बर्बाद कर दिया, है ना। उतना प्यार तो बनता है मम्मी का, है कि नहीं? कल ही हैप्पी मदर्स डे बोले थे, है ना? नहीं बोले थे? बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये मदर्स डे वगैरह यूरोपियन के चोचले हैं। चलिए देखिए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पल से, तो ध्यान रखिएगा इन चारों एग्जाम्पल को। हो गया? तो क्या आप T50%, अच्छा उससे पहले एक ग्राफ और खींचना है ना, मैं एक ग्राफ और खींचना है। क्या आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ln का लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन के बीच? हमारा इक्वेशन क्या आया था? T इज इक्वल टू 2.303 बाई के एंड दिस इज इक्वल टू लॉग A0 बाई 80। तो अब इसमें पॉसिबल ग्राफ पूछे जाते हैं। A0 बाई 80, एक बार जरा इधर देखिए, क्या ये जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, पहला वाला जो एक्सप्रेशन निकाला था उसे लिखा, दैट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2.303 के लॉग A0 बाई 80, ठीक है। उसके बाद क्या किया, लॉग A0 बाई 80 को इधर ही रहने दिया और इस तरह इसको रीअरेंज कर दिया, दैट इज KT अपॉन 2.303, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर क्या किया आगे, फिर हमने इसको log A0 माइनस log 80 लिख दिया। अब log 80 को हमने इधर रख लिया, इसको क्या log 80 को इस तरफ कर दिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं? A0 माइनस, क्या ये बात आपको समझ में आई? रीअरेंज किए, सिर्फ रीअरेंजमेंट है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देख रहे हो ध्यान से, हाँ, तो इसे अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये कैसा इक्वेशन लग रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, बोला, एलिप्स, कैसा लग रहा है? हाँ, एलिप्स कैसा लग रहा है? कंसंट्रेशन एट टाइम t के बीच और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचूं तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है अब दिखा। स्लोप की वैल्यू बता दो, बस बता दो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? m इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन 2.303। ड्रॉ कर दो ग्राफ, डिक्रीजिंग स्लोप है ना। और ये ग्राफ किसके किसके बीच? कंसंट्रेशन एट टाइम t और टाइम के बीच। बोलिए समझ में आया? अच्छा, इसका हेडलाइन ये लिख लीजिएगा, ग्राफ। लाइट आ गया ना, अब शांति रहो, 2 मिनट दो। बोलिए समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्या आप ग्राफ खींच सकते हैं log A0 बाई 80 और t के बीच? बताइए। NCERT का ही ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारे NCERT में ही है, ठीक है। तो अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं ये NCERT का नहीं है, थोड़ा ऊपर का है, तो आप गलत फहमी में है। log A0 बाई 80 और t के बीच का ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग और पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, क्योंकि C 0 हो जाएगा ना। क्वाइट सिंपल, बहुत अच्छे, ठीक है। ड्रॉ करूं? अच्छा पहले आप नोट कर लें। तो अगर मैं ग्राफ खींचूं log A0 बाई 80 और t के बीच, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्लोप कितना हो जाएगा बाबू? m इज इक्वल टू k 2 पॉइंट, क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? ये निगेटिव स्लोप था और ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है और ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इंटरसेप्ट है इसका। क्लियर है? डिफरेंस समझिएगा, ये ग्राफ है सिर्फ 80 के बीच और ये है log A0 बाई 80 और t के बीच, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? हो गया? ओके। अच्छा, अगर हमसे कोई कहे क्या इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड डिफाइन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। हाफ लाइफ पीरियड यानी कि t इज इक्वल टू टी ऑफ 50%, या इसे ही आप टी हाफ भी कह रहे थे, है ना। अब जरा देखिए, टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या आया था? k अपॉन 2 पॉइंट, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 2.303 बाई के ना,
2.303 बाई के एंड लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80। बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताइए एट टी बराबर टी हाफ कंसंट्रेशन कितना बच गया होगा? 50%। यानी कि कह सकते हैं ना ए नॉट बाई 2 बाबू। कोई आपत्ति आपको? नहीं ना? बहुत अच्छा। तो इस वैल्यू को पुट कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 बाई के एंड लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट बाई 2। क्या कुछ कट रहा है क्या? ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा और हम क्या लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू 2.303 बाई के एंड लॉग ऑफ 2। अब ध्यान दीजिएगा log 2 की वैल्यू होती है 0.301, यानी कि लिख सकते हैं हम दिस टाइम इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाई के। और अगर आप इसे गुना भागा कर लेंगे तो ये आएगा 0.693 बाई के। अब मजेदार बात, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना आया था? ए नॉट बाई 2k। याद आया? जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ हमने जो निकाला था वो आया था ए नॉट बाई। तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा अगर किसी फिक्स रिएक्शन के लिए उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर का। क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए ही हाफ लाइफ पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा था? इनिशियल कंसंट्रेशन पे। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है ना? बात समझ में आई? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब हुआ बाबू जहां पर 50% ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात बोलता है कि जितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके बढ़ते चले जाएंगे? प्रोडक्ट के, है ना? तो 50% में जब आधा खत्म हुआ होगा तो यानी कि बचा कितना होगा? तो जरा खुद से निकालो T 75%। ट्राई तो करो यार, बने ना बने नॉट एन इशू। T 75%। और ये भी बताइएगा कि T 75% कितना टाइम्स ऑफ 50% होगा? अच्छा, ये सवाल NCERT का है ना? T 99.9 वाला है, 87.5 वाला नहीं है, लेकिन ये भी पूछा हुआ है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? या एक काम करूं, मैं एक बता दूं क्या? एक बता दूं? ठीक है, आइए देखिए। सवाल आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि फाइंड द T 87.5 पॉइंट। आपको निकालना है क्या? T 87.5 और ये बताना है कि T of 87.5% is how many times of T half। क्या मेरा क्वेश्चन आप समझ में आया? है ना? या आप इसको ऐसा भी कह लें T 87.5 डिवाइडेड बाई T हाफ इज इक्वल टू व्हाट? अब क्लियर है? आप NCERT जब खोलेंगे तो आई थिंक शायद 4.8 नंबर क्वेश्चन में मिलेगा आपको सवाल। T 99.9 प्रूफ करना है 10 टाइम्स ऑफ T हाफ, ठीक है? और ये आपके बोर्ड में धड़ल्ले से आता है, तो जरा इत्मीनान से समझिएगा। देखिए इधर सारा प्रोसेस ऐसा ही फॉलो होगा। तो मैं आपको T 75% करके दिखाता हूं, आप करेंगे खुद से T 87.5, ठीक है? आइए मैं कर रहा हूं T 75%। करें? देखिए फॉर्मूला जरा बताइए T का 2.303 बाई के एंड लॉग। जब रिएक्शन 75% खत्म हो चुकी होगी यानी एट T इक्वल्स टू T 75, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बचा होगा? 25%। यानी कि कोई दिक्कत? यानी कि बहुत अच्छे। 80 को क्या लिख सकते हैं? ए नॉट बाई 4 ना? अब ध्यान से समझिएगा, जब आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे दैट इज T इज इक्वल टू 2.303 बाई के एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट, और 80 की जगह पे क्या रखेंगे आप? ए नॉट बाई 4। बहुत अच्छा। तो अब ये क्या आ जाएगा? log 2 का स्क्वायर आएगा, ऐसा आएगा। log 2 का स्क्वायर आया और log 2 का स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 हट गया, यानी ऐसा आ गया ना? आ गया ना ऐसा?
बोलो हाँ या ना। समझ में आया यहाँ तक? अब आप इसे जरा गौर से देखें, देख रहे हो गौर से? इस पूरे की वैल्यू कितनी आई थी देखो जरा, टी हाफ देखो 0.693 है ना, बहुत अच्छा। तो आई नीड सम स्पेस, यहाँ तक नोट करिए। अय्या यहीं पे साइड में लिख दूँ क्या छोटा सा, दिस इज इक्वल टू बाबू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इस पूरे को हमने टी हाफ कहा था ना, जो टी हाफ का हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था वो आ रहा था हमारा 2.303 एंड log 2 बाई के आ रहा था ना, और इसी को तो हमने लिखा था log 2 की वैल्यू 0.301 पुट करी थी हमने, और यहां से लाए थे हम 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ कह सकते हैं ना। समझ में आया? चलिए नोट करिए, टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और ये क्या है 75% है ना। समझ में आया? थोड़ा सा भी डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा बेहिचक। वैल्यू नहीं निकालना है ना हमको, तो ये निकालना है टी 75% कितना टाइम्स ऑफ टी हाफ आएगा, है ना। अच्छा, जीरो ऑर्डर के लिए 2 टाइम्स टी हाफ किसके बराबर आया था? 100% के बराबर, यानी कि 2 टी हाफ में जीरो ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर कहां तक पहुंचेगा? 75% तक। 25% कंसंट्रेशन अभी भी बची हुई होगी। बात समझ में आ रही? नहीं बाबू, 3 टाइम्स आएगा वो। तुमने कितना रखा एटी की वैल्यू? वो ए नॉट बाई 8 हो जाएगा ना, 12.5% आएगा ना, दैट इज ए नॉट बाई 8 आ जाएगा ना, है ना। ट्राई कर, नहीं समझे? हाँ 3 टाइम्स, बिल्कुल सही। किसका आ रहा है? 3 टाइम्स आएगा। अरे करना कुछ भी नहीं है, एक बार आप ट्राई करो खुद से। टी 87.5% का मतलब है रिएक्शन इतना खत्म हो चुका होगा तो बचा होगा कितना? 12.5। 12.5 को मतलब ए नॉट बाई 8, और ए नॉट बाई 8 यानी कि फिर से 8 बच जाएगा, और 8 को क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 3 आ जाएगा। चलो करो, देखिए टी इज इक्वल टू निकालना था 87.5%। देखिए टी 87.5% पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा वो 87.5% खत्म हो चुका है, तो बचा होगा कितना? 12.5, यानी कि 12.5 ए नॉट। अच्छा 12.5 ए नॉट को मैं ऐसा लिख दूं, 12.5% बचा होगा ना, दैट्स वाई, है ना। और हमारा फॉर्मूला क्या था? टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के एंड लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80। तो अगर हम 80 के जगह पे रख दें टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट, और 80 के जगह पे ए नॉट बाई 8, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, और लॉग 8 को हम कैसा लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 3, है ना। बहुत अच्छे। तो यानी कि 2.303 बाई के एंड लॉग 2 टू दी पावर 3, और 3 बाहर आ जाएगा, इस 3 को मैंने बाहर लग कर दिया पूरा का पूरा, है ना। एंड दिस होल टर्म इज इक्वल टू वाट, और यहाँ पर जो टाइम आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है? ठीक है, बोलिए समझ में आया? और जिनसे हो गया वो एक बार प्रूफ करें। T99.9 T99.9 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, इसे प्रूफ करें। T99.9 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, और आपके बोर्ड में भी पूछा हुआ है, और बाकी लोग पहले इसको नोट कर लें फिर इसे प्रूफ करें। अच्छा 99.9 में 80 की वैल्यू क्या रखोगे? 0 पॉइंट, तो 0.1% है ना, ध्यान रखना। अगर आप 0.1 रख के आएंगे ना तो नहीं आएगा, बिल्कुल परसेंटेज रखना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। अब बनाइए, बताइए जरा 80 की वैल्यू कितना रखा आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल सही, ए नॉट बाई 1000 अगर आ रहा है तो सही है, बिल्कुल सही, है ना। 0.001 ए नॉट, बहुत सही। अब आपका आ जाएगा प्रूफ, आप करो। क्या नहीं आया? उससे आगे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा वो फंस गए हो गए ना log 3 के आसपास में आके, या अगर आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है ना तो एक काम करें, 3 log 10 आ रहा है ना, आप सबको गुना भागा कर दें। नहीं, तुम सबको गुना भागा कर दो तो आएगा 6.93। log 10 आ रहा है ना, log 10 की वैल्यू कितनी? 1, और यानी 2.303 इंटू 3 आ गया, तो कितना आएगा? नहीं आएगा, 2.303 इंटू 3 आएगा ना, तो ये कितना आएगा? 6.909 आया ना। और टी हाफ कितना आ रहा था? 0.69। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 10 नहीं आ गया? यही तो प्रूव करना था, कहानी खत्म, है ना। अब समझ में आया? 6.909 डिवाइडेड बाई, और मुझे टी हाफ का फॉर्मूला बताओ।
0.693 बाई के, और ये दोनों कट के 10। तो यही तो प्रूव करना था ना, हमें निकालना था T 99.9%, है ना। ये पूछा हुआ सवाल है आपके बोर्ड का भी और एनसीईआरटी का भी पूछा हुआ सवाल है ना, एग्जाम्पल में है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एट T इज इक्वल टू 99.9%, AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1%। 0.1% किसका? A0 का, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू A0, यानी कि A0 अपॉन 10 टू द पावर 3। ये सही है, बस यहीं तक दिक्कत थी, अब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब आप k की वैल्यू रखेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t ना, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी मैंने इधर हाँ t इज इक्वल टू, बहुत अच्छे, आगे 2.303 बाई k लॉग ऑफ A0 बाई 80। बहुत अच्छा, आगे 80 के जगह पे इसको पुट कर देंगे तो T ऑफ 99.9% इज इक्वल टू 2.303 बाई k एंड लॉग A0 बाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 303 बाई k लॉग 10 टू द पावर 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा और 2.303 के और लॉग 10 की वैल्यू 1। बहुत अच्छे, ये कितना आ गया गुना भागा करके? 6.909 बाई के, ठीक है। नोट कर लो, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें। बोलिए समझ में आया? बहुत अच्छे, यही एक फर्स्ट ऑर्डर में ही सिर्फ आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी इस्तेमाल पड़ेगी, बाकी अरहिनियस इक्वेशन में थोड़ा बहुत पड़ेगा, है ना, उससे आगे नहीं। और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ऑर्डर के ही किए जाएंगे, क्योंकि इसी में फंसने के संभावना रहती है ना। बट टेंशन नहीं लो, आप लोग नहीं फंसोगे, क्योंकि अपन समरी भी कर देंगे उसे कि कहाँ कहाँ फंसोगे आप, है ना। यानी कि T ऑफ 99.9% इज इक्वल टू 6.909 बाई के, और हमें पता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो अगर हम T 99.9 डिवाइडेड बाई T हाफ कर दें तो लगभग 10 आ जाएगा, है ना, लगभग आएगा ना। 0.93 है, ये 0.909 है, बट हम अप्रॉक्स मान लेंगे 10, है ना। सो हम लिख सकते हैं T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ, बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक बाबू? क्लियर है? ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको समराइज कर देता हूं कि आपको कौन कौन सा पॉइंट दिमाग में रखना है। अब आपको समझ में आया AT की वैल्यू, जो मैंने कह रहा था बार बार कि AT याद रखना रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। अगर आपके दिमाग में नहीं होता ना रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो 60% पे आप वैल्यू रख देते 6, है ना। रिमेनिंग है, ये बचा हुआ है, बस हो गया, बस रिवाइज कर देता हूँ ना। योर थैंक यू इज बीइंग एक्सेप्टेड, आपको बस छोड़ा ही जा रहा है। क्या बाबू, कहाँ पे? ये अप्रॉक्स लिए ना, लगभग पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9.9 आ गया तो हमने 10 ले लिया। क्लियर है? क्लियर है बाबू यहां तक, है ना। तो जरा आप समरी समझ ले, आपको कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये समरी किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहला बात, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा? एक बार देखो जरा, पर सेकेंड, ओनली पर सेकेंड। अच्छा, एक जेई 2021 का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ऑप्शन आप सुनना, है ना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑप्शन ए मोल पर लीटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा होगा? ए, है ना, शुरुआत में बताया था ना। यस, द आंसर इज ए। और ये जेई 2019 या 21 का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली टाइम नहीं याद है मुझे, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। सच में ये आया हुआ है? हाँ बिल्कुल, जाके घर पे गूगल कर लेना आप, है ना। आगे बढ़े,
समरी करें। हाँ आइए, तो इसका यूनिट क्या होगा बाबू, फर्स्ट ऑर्डर का पर सेकेंड, पहली बात। दूसरी बात, जनरल एक्सप्रेशन AT इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT, और दूसरा जनरल एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T एंड लॉग ऑफ A0 बाई AT। यहां पर AT क्या है, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, यानी कि एट T बराबर T 50% पे AT की वैल्यू क्या रखोगे आप, A0 बाई 2। देखिए अगर आपसे प्रूफ पूछा जाएगा तो आप यहीं फंसेंगे ना कि AT की वैल्यू क्या ले, तो बस आप उसी को दिमाग में रख ले, है ना। और T इज इक्वल टू 75% पे कितना आ रहा था, AT की वैल्यू कितना आ रहा था, A0 बाई 4 एट T बराबर 87.5%। यहां पे AT का वैल्यू क्या रखा था आपने, A0 बाई, बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट एट T बराबर 99.9% AT की वैल्यू, हाँ ऐसे याद रख लो, ज्यादा अच्छा है, सही बात। A0 अपॉन 1000, क्योंकि फंसोगे तो आप यहीं पे, तो आप इसी को याद कर लो ना, कहानी खत्म, है ना। T 50%, सॉरी इसकी तो मैं जरूरत ही नहीं है। T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ, T 87.5% इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T हाफ, एंड T 99.9% इज इक्वल टू, बहुत अच्छे, और T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई, कहानी समाप्त। तो आज घर पे जाके ना, ऐसे तो मैं होमवर्क नहीं देता हूं, लेकिन आज आप घर पे जाके सारे प्रूफ खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि आज के अगर आज कर लिया ना आपने तो आपके दिमाग में रह जाएगा, अन्यथा चांसेस कम है कि बाद में आपको समझ में आए। आप अपने खुद के नोट्स देख के कहेंगे काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा था। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक बाबू, कोई डाउट तो नहीं। ओके, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं।